Welcome back. In this video, we are going to learn about session number 4, writing skills, parts of speech. So in this case, we have when we talk or write in English, we use sentences to express ourselves. Sentences क्यों important होते हैं? Because अगर हम अपने sentences को clearly नहीं लिखेंगे तो उसका जो meaning है that cannot be understood clearly. अब sentence basically होता क्या है? A sentence is a group of words that communicates a complete thought. एक सेंटेंस होता है जिसमें हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं जिसकी हेल्प से एक कंप्लीट सेंस निकल के आती है एंड इट टेल्स अस व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से. फॉर एग्जाम्पल वी हैव राजू गोज़ टू स्कूल. तो राजू गोज़ टू स्कूल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया. एंड अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सिंपली से राजू गोज़, दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस क्योंकि इसका पूरा मीनिंग नहीं बन रहा है, सो इट इज़ अ phrase. And sentence always begins with a capital letter and it ends either with a question mark or a full stop or an exclamation mark. This is question mark, this is full stop, and this is a exclamation mark. So this is the way the sentences are made, and they start always with a capital letter and end with a question mark, full stop, or exclamation mark. Now where do we use these capitals? For this we have a particular rule which is known as mints. मिंट्स इज़ अ सेट ऑफ सिंपल रूल जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें वर्ड्स को कहाँ कहाँ पे कैपिटलाइज करना है. अब रूल क्या है? एम स्टैंड्स फॉर मंथ्स, आई फॉर द लेटर आई, एन फॉर नेम्स, टी फॉर टाइटल्स एंड एस फॉर द स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस. यानी कि जो भी हमारे नेम ऑफ द मंथ होते हैं वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. लेटर आई चाहे हम उसे एक सेंटेंस के बीच में यूज़ करें देन ऑल्सो इट विल बी कैपिटल. द नेम्स ऑफ द पीपल्स, प्लेसेस एंड डेज वो भी कैपिटल होते हैं. और जो भी हम टाइटल यूज़ करते हैं लोगों के नेम से पहले लाइक मिस्टर, मिसेस और डॉक्टर, दे ऑल्सो स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. अलॉन्ग विद दैट कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज़ ऑल्सो कैपिटल. सो दिस इज़ द वे वी हैव टू मेक sure that we follow the Mint's rule, that is months, the letter I, names, title and the starting letter of the sentences. Here the month is June, it is starting with capital J. Here the capital I is there because it is I, the letter I is there. Then here the name of the month is Tuesday, the name of the person is Vidya and the name of the place is Rajasthan, all starting with the capital letter. And here we have doctor, mister, all starting with the capital letter. Along with that the first letter of the sentence always starts with a capital letter. इसके बाद बात आती है हमारी पंक्चुएशन की. When we talk about the punctuation, punctuation में हमारे कुछ ऐसे सिम्बल्स होते हैं लाइक फुल स्टॉप इज़ देयर, कोमा इज़ देयर, जिससे कि हम सेंटेंस के पार्ट को सेपरेट कर पाते हैं. हमें पता लग जाता है कहाँ पॉज देना है, कहाँ पे हमें कॉन्टीन्यूस होके बोलना है. लाइक अपर केस लेटर्स मीन्स द कैपिटल लेटर्स, पंक्चुएशन इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब पंक्चुएशन मार्क्स में हमारे कौन कौन से मार्क्स आते हैं? सबसे पहले आता है हमारा फुल स्टॉप. फुल स्टॉप हमें बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो एंड हो रहा है. लाइक संजय इज़ अ डॉक्टर, हिज पेशेंट्स कॉल हिम डॉक्टर संजय, संजय इज़ अ डॉक्टर, विल पॉज हियर. इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन को रीड करेंगे. इसके बाद आता है हमारा कॉमा. कॉमा को एक सेंटेंस में पॉज देने के लिए यूज़ किया जाता है. आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेन्यू, आई ऑर्डर्ड फूड. So if I speak this sentence after the waiter gave me a menu, I will stop here for few seconds and then I will read the next group of words, that is I ordered food. कभी कभी हम कोमा को पोज देने के लिए यूज़ करते हैं और कभी कभी हम सेम आइटम्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. लाइक आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स. एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स ऑल्दो दे आर ऑल द फ्रूट्स, बट इन ऑर्डर टू सेपरेट देम वन बाय वन वी आर यूजिंग कॉमा. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क हम कम यूज़ करते हैं जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, ऑल दीज. आफ्टर दैट वी हैव द एक्सक्लेमेशन मार्क. सो एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड और सेंटेंस जब हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को डिस्क्राइब करना होता है. वो फीलिंग सरप्राइज हो सकती है, शॉक हो सकती है, एंगर हो सकती है. लाइक व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, यू आर लेट, लाइक दिस. नेक्स्ट वी हैव इज़ अपोस्ट्रॉफी. अपोस्ट्रॉफी में आपका इन्वर्टेड कोमा रहता है जिसके आगे आपका एस रहता है, जिससे कि हम ये बताते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग्स बिलोंग टू सम पर्सन. वो चीज़ किसी पर्सन की है. जैसे कि दिस इज़ दिव्याज पेन, इट मीन्स दिस इज़ द पेन ऑफ दिव्या. आर दीज अब्दुल्स बुक्स, मीन्स दीज आर दीज द बुक्स ऑफ अब्दुल. तो यानी कि यहाँ हम बिलोंगिंगनेस बता रहे हैं कि उस पर्सन की वो चीज़ है. वी ऑल्सो यूज़ एन अपोस्ट्रॉफी टू इंडिकेट द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स. अपोस्ट्रॉफी को हम वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए भी यूज़ कर देते हैं.
जैसे कि हम कहते हैं लेट्स गो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेट अस गो, शॉर्ट कर दिया लेट्स गो। सिमिलरली ही इज़ नॉट हेयर को हमने शॉर्ट में लिख दिया ही इज़ंट हेयर। तो अपोस्ट्रोफी के दो काम हो गए, एक तो बिलोंगिंगनेस शो करने के लिए और एक सम वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म को शो करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे पास 8 बेसिक पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउ विल अंडरस्टैंड कि ये वर्क कैसे करते हैं। नाउन के अंदर एज यू हैव रेड अर्लियर द नेम्स ऑफ द प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, ये चीज़ें आती हैं। प्रोनाउन में दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, आई, ही, शी, इस तरह से। एडजेक्टिव्स आपकी होगी क्वालिटीज़ ऑफ द नाउन, एनीथिंग इज स्वीट, सॉर, सॉल्टी, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, गुड, बैड। देन नेक्स्ट हमारा आते हैं वर्ब्स विच आर द एक्शन वर्ड्स, कोई वर्क हो रहा है, फॉल, टीच, एक्सेट्रा। अलॉन्ग विद दैट आपकी एडवर्ब्स आती हैं विच शो द क्वालिटी ऑफ द वर्ब। यू कैन से ईट स्लोली, हाउ द वर्ब विल बी डन, साइन लाउडली, साइन इज़ अ वर्ब और कैसे करना है, loudly, so that is adverb. So here you have been given the definitions of all the parts of speech. Noun is a word for person, place or thing, ये हमने पढ़ा। नाउन को हमेशा हम एक आर्टिकल के साथ कभी कभी यूज़ करते हैं, समटाइम्स उसके बिना भी यूज़ करते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं, वर्ब एक्शन को बताती है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी को या एडजेक्टिव की क्वालिटी को डिस्क्राइब करती है। इसके बाद आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग द अनदर वर्ड। जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो वो जो अंडर हुआ दैट इज़ शोइंग द पोजीशन, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ प्रीपोजिशन। सिमिलरली कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फ्रेजेस, क्लॉजेज या वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। रोहन एंड मीना आर गोइंग टू द मार्केट, तो ये एंड जो है दैट इज़ अ कंजंक्शन। इसके बाद जो हमारा होता है इंटरजेक्शन, इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस द इमोशन। एंड इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम इमोशन को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक हुर्रे, आहा, ब्रेवो, लाइक दिस। सो हेयर वी हैव द टेबल। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। रीमा रोट अ लेटर, सो रीमा एंड लेटर, नाउन। Pronoun, Rima wrote a letter, she is tired. So in place of writing Rima again, we are using she, which is a pronoun. Adjective, Rima wrote a long letter. So what is the quality of this letter? Long. So this long is adjective. Verb, Rima wrote a letter. क्या वर्क हुआ, क्या एक्शन हुआ, that is wrote. Adverb, the words which add meanings to the verbs. Rima quickly wrote a letter, means how the verb is done, how the action is done, that is done quickly. So quickly क्या हुआ हमारा, adverb, right? Now let us move to the other main parts of the speech. ये वो तो हमारे main parts हो गए, इसके अलावा हमारे जो होते हैं that are articles, conjunction, preposition and interjection. तो इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स वी नो दैट दे आर ए एंड द। वर्ड्स ए एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं, एंड को हम यूज़ करते हैं ऐसे वोवल साउंड्स ए ई आई ओ यू एंड द अदर वोवल साउंड्स के साथ। ए को यूज़ करते हैं हम कॉन्सोनेंट्स के साथ और द हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड के साथ। द कार स्टॉप सडनली बिकॉज अ कैट रैन इन फ्रंट ऑफ इट, तो हम स्पेसिफिकली इस कार की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कार की, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं द। कॉन्सोनेंट है बुक का बी, दैट इज़ वाई ए। एप्पल एंड अम्ब्रेला, ए एंड यू, here a umbrella is the vowel sound, that is why we use an, and with the heavenly bodies we use the article the. After that we have conjunction. conjunction join के लिए यूज़ हो रहा है, शीला एंड आई went to the market, तो दिस एंड जो कि दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन। सिमिलरली डू यू वॉन्ट ऑरेंजेस और एप्पल्स, तो ये और हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन, बिकॉज इट इज़ ज्वाइनिंग द टू वर्ड्स। Next is preposition. It connects the one word with the another to show the relationship. Basically ये relationship को show करता है। The cat is on the roof. So where is the cat? On the roof. तो on the roof. This on is the preposition because ये हमें क्या बता रहा है, उसकी relation बता रहा है। The shop is at the end of the road. So these are on, at, under, in. These all are the prepositions. So these are the main parts of the speech. Along with that, one introduction is there.
जब भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो, लाइक हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन, दे हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड, लाइक वाओ, ओ, थैंक्स, हेल्प, ऑल दीज. So these are the main parts of the speech. After this we will move on to the next session, that is session number 5, sentences. राइटिंग स्किल्स में अभी हमने कवर किया पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब आते हैं हम सेंटेंसेस पे. तो अभी हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जैसे कि दिव्या रीड्स अ बुक, तो ये 4 वर्ड्स हैं और जब इन्हें हम एक प्रॉपर ऑर्डर में ज्वाइन कर देते हैं दैट बिकम्स अ सेंटेंस. हर सेंटेंस के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ सब्जेक्ट, दैट इज़ अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन, जो काम कर रहा है. इसके बाद आता है हमारा वर्ब, जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करती है. एंड ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और द थिंग जो उस एक्शन को रिसीव करता है. 3 चीज़ें हैं, वन इज़ द सब्जेक्ट, वन इज़ द वर्ब, वन इज़ द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऐसा पर्सन या थिंग जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है. वर्ब जो भी एक्शन परफॉर्म किया गया है उसे हम वर्ब कहते हैं. इसके अलावा जो भी पर्सन जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका रिसीवर जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. जैसे कि दिव्या रीड्स अ बुक, तो इस केस में काम कौन कर रहा है, दिव्या. तो दिव्या क्या हो गई, सब्जेक्ट. क्या काम हो रहा है, रीडिंग हो रही है बुक की, सो वो हमारा क्या हो गया, वर्ब. और क्या चीज़ रीड हो रही है वो हो गया हमारा बुक, और तो बुक हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज़ द पर्सन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका रिजल्ट हमें हु से मिलता है. किसी भी सेंटेंस में अगर आप हु या वट करके जो भी आपको आंसर मिले वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया. हु और वट परफॉर्म द एक्शन, आंसर आया दिव्या, तो दिव्या क्या हो गई, सब्जेक्ट. व्हाट इज़ द एक्शन, रीडिंग, तो रीडिंग क्या हो गया, वर्ब. एंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, हु और व्हाट रिसीव द एक्शन, बुक, तो बुक हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं. आई एट एन एप्पल, हु एट एन एप्पल, आई, सब्जेक्ट हो गया आई. व्हाट क्या किया आई ने, एट, तो वर्ब हो गया हमारा एट और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एन एप्पल. सिमिलरली देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स. दिया एंड संजय ब्रोक द बॉटल, तो यहाँ पे काम करने वाले कितने हो गए, 2 हो गए, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी हमारे 2 हो गए, दिया एंड संजय. व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन, ब्रोक, सो ब्रोक इज़ द वर्ब. एंड किसके ऊपर काम हो रहा है, बॉटल के ऊपर, तो द बॉटल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. So this is the way we can find out the subject, verb and object in a sentence. Sometimes it happens that एक sentence के अंदर हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके वो होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली सब्जेक्ट काम करता है. जैसे कि हमने बोला दिव्या रीड्स अ बुक, तो व्हाट डज दिव्या रीड, शी रीड्स अ बुक, डायरेक्टली हमें आंसर मिल रहा है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, जहाँ हमें ये पता लग जाए कि किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है डायरेक्टली, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन टू whom एंड फॉर whom. सो इन एनी केस यू हैव टू फाइंड आउट इन एनी सेंटेंस विच इज़ द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. यू हैव टू पुट द क्वेश्चन व्हाट फॉर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर आप टू whom या फॉर whom लगाते हैं तो उस केस में आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आंसर को भी निकाल सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. Abdul gave a gift to his mother. Subject, the one who is performing the work, that is Abdul. Gave, verb. What did Abdul give? He gave a gift. तो गिफ्ट हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. टू whom, इनडायरेक्ट के लिए हमें क्वेश्चन क्या लगाना है, टू whom या फॉर whom. टू हिज मदर, तो जो मदर हुआ टू हिज मदर, वो हमारा क्या हो गया, दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो जहाँ सेंटेंस में हमें वर्ड का आंसर मिल जाए वो वर्ड हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जहाँ सेंटेंस में हमें टू whom या फॉर whom यानी कि किसके लिए किया गया वो आंसर मिल जाए, दैट बिकम्स एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे है हमारे कुछ एग्जांपल्स. संजय बॉट वेजिटेबल्स, वर्ब क्या है, बॉट. व्हाट डिड ही बॉट, व्हाट डिड ही ब्रिंग, वेजिटेबल्स, तो व्हाट का आंसर हमें किस में मिला, वेजिटेबल्स में मिला. तो ये हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इस सेंटेंस के अंदर ये नहीं दे रखा कि किसके लिए ली गई. अगर हम इस पर क्वेश्चन पुट करें, संजय बॉट वेजिटेबल्स to whom or for whom, so we cannot find the answer in this sentence. That is why there is no indirect object in this question. We'll leave it blank. Similarly, Fatima and Sonia played tennis. Two subjects are there. Played is the verb and tennis is the tennis is the direct object. Then he offered me an orange. He is the subject, offered is the verb. What did he offer, orange. Although me पहले आ रहा है, orange बाद में आया है, लेकिन what का आंसर किसके लिए मिल रहा है, orange के लिए मिल रहा है.
इसलिए दिस विल बी माई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू होम, मी, तो मी जो हुआ वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम इज द केस विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर गेव अस होमवर्क, टीचर सब्जेक्ट, वर्ब है गेव, अस होमवर्क, तो व्हाट डिड द टीचर गिव, द टीचर गेव होमवर्क, तो होमवर्क हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, अस, हमें दिया, तो अस हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास आते हैं एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। लेट अस रीड द टू सेंटेंसेस, द मीनिंग इज सेम but the formation is different. Sanjay broke the glass. Sanjay subject, broke verb, glass object. The glass was broken by Sanjay. Now here who is the doer of the work? Sanjay is the doer of the work, लेकिन ये सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है। और वर्क किसके ऊपर परफॉर्म किया गया, ग्लास के ऊपर, और वर्ब हमारी क्या हो गई, was is the helping verb, broken is the main verb। लेकिन इसको लिखने का तरीका है डिफरेंट। संजय broke the glass, subject, verb, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा ग्लास हो गया और वर्ब हमारी ब्रोकन हो गई, ठीक है। नाउ द एक्शन इज बोथ इन बोथ द सेंटेंसेज इज द ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास। दोनों ही सेंटेंसेज में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है या वर्ब है वो क्या है, ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास। लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया। फर्स्ट सेंटेंस में संजय काम कर रहा है और सेकेंड सेंटेंस में जो ग्लास है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन चुका है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है, जब हम एक्टिव वॉइस में काम करते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है एक्शन का, ये उसी ने काम किया। लेकिन जब पैसिव वॉइस में होता है वो उस एक्शन को रिसीव करता है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो उस काम के रिजल्ट को रिसीव कर रहे हैं। सो इन दिस केस वी हैव अनदर एग्जाम्पल लाइक शी रोट अ लेटर, तो यहाँ पे शी इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, लेकिन यहाँ पे इसका पैसिव करें तो अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, यहाँ सब्जेक्ट बन गया अ लेटर और ये जो शी का था वो हर बन गया, ठीक है। तो शी इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन। सेम इज़ द केस विद द अदर एग्जाम्पल्स, ही ओपन द डोर वॉज ओपन बाय हिम, ही इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन बट हेयर हिम इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑल्सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हेयर सेंटेंसेस देयर हु ब्रोक द बोटल, यानी कि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देन सेंटेंसेस देयर संजय ब्रोक द बोटल, आंसर दे रहे हैं नो आई डिड नॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क, पिक अप द पीसेस, नॉर्मल सेंटेंस। तो पर्पस के हिसाब से जो हमारे डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं दैट आर क्वेश्चन, स्टेटमेंट, रिएक्शन एंड ऑर्डर। इनको हम डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव इस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं इंग्लिश में। So here comes the types of sentences, that is the statement or the declarative sentences which end with the full stop, एक normal information दे रहे हैं। question और the interrogative sentences जहाँ पे हम question पूछ रहे हैं, end with the question mark। जो emotion, reaction और exclamatory sentences होते हैं जो हमारे emotions को describe करते हैं, joy, sadness, exclamation mark। and order और the imperative sentences जहाँ पे हम कोई order, command या request देते हैं, sometimes they end with a full stop and sometimes with a exclamation mark. So these are the examples which are given here of different sentences. The next point related to the writing skills is paragraph. We know that a group of words, जब हम words की बात करते हैं and we combine the words, that forms a sentence. और जब हम sentences को combine कर देते हैं that forms a paragraph. Whenever we write a paragraph, we should make sure कि जो भी हम sentence लिख रहे हैं वो एक common idea को describe करें। एंड जब भी आप किसी एक डिफरेंट आइडिया के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं सो यू शुड मेक श्योर दैट यू मेक अ न्यू पैराग्राफ फॉर इट। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हैं तो कुछ सेंटेंसेस जो फर्स्ट पैराग्राफ के होंगे वो आपके स्कूल के नेम, लोकेशन, साइज़ और इस तरह की डिटेल्स के बारे में होंगे। बाकी इसके बाद अगर आपको अपने स्कूल के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है, फॉर दैट पर्पज़ यू कैन क्रिएट अ सेकेंड पैराग्राफ फॉर दैट। यहाँ पे एक आपको एक सैम्पल पैराग्राफ दिया हुआ है, सो दिस वे यू कैन स्टार्ट द पैराग्राफ। After this we have the next session, that is session 6, pronunciation basics. Writing skills के अंदर हमारी 3 चीज़ें रहती हैं, that is our parts of speech, sentences and paragraphs and pronunciation basics. So pronunciation basics basically relates to
कि जब भी हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं दैट शुड बी प्रोनाउंस्ड करेक्टली सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड इट. अगर हम उसे सही से नहीं बोलेंगे तो दूसरे पर्सन्स उसे समझ नहीं पाएंगे. सो यहाँ पे हमारे कुछ कॉमन साउंड्स हैं कि किस तरह से हम वर्ड्स को बोलते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. लाइक हियर वी हैव some words: your, world, chair, wear. Also there are some words: sun, sun. Now here you can see sun sun and sun sun. Pronunciation is same, but sun sun and sun sun, the spellings are different. Sometimes कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सिमिलर स्पेलिंग्स होते हैं लेकिन हम उसको प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंटली. और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होती हैं लेकिन प्रोनाउंस सेम वे में होते हैं. जैसे कि सन और सन, इनकी स्पेलिंग्स अलग अलग हैं लेकिन प्रोनाउंस सेम वे में हो रहे हैं. तो इसलिए हमें वर्ड्स को समझने के लिए उसकी प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से करना होता है. एंड जो पर्सन उस वर्ड को सुन रहा है ही और शी हैज़ टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली. सो फॉर दिस वी हैव हाउ डू वी प्रोनाउंस द साउंड्स. इसके लिए हमारे पास होते हैं फोनेटिक्स. साउंड्स यूज़ करते हैं हम बोलने के लिए. हर वर्ड एक या एक से ज़्यादा साउंड से बना हुआ है. जब हम इन साउंड्स को together we combine them to pronounce the words, that becomes a proper pronunciation of the words. तो phonetics basically क्या है? It is the study of the sounds that we make when we speak. For example, the word dog, it is made up of 3 sounds. अगर हम इसको letter by letter पढ़ें तो D, O and G. इसको pronounce करने के लिए we have to see it in Hindi. The sound of D is D, the sound of O is O and the sound of G is G. So when we join them like this, it becomes dog. Similarly, cat को pronounce करना है तो C-A-T, C-A-T, it becomes cat. Now the English alphabet has 26 letters from A to Z, but हर word की, हर letter की अपनी एक क्या है, sound है. और जब हम एक या एक से ज़्यादा letters को आपस में combine कर देते हैं तो उनकी sound भी आपस में क्या हो जाती है, that gets changed. जैसे कि cat, apple और bag, इसमें जो आपकी साउंड है दैट इज़ ए साउंड. सो इन तीनों वर्ड्स को जब भी आप बोलेंगे यू विल फाइंड दैट द लेटर ए हैज़ अ साउंड ए. बट व्हेन वी यूज़ द सेम लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स, कार, फास्ट एंड पार्क, दैट साउंड्स बिकम आ. कॉल, बॉल एंड सॉ, द साउंड्स बिकम ओ. सो बेस्ड अपॉन द ज्वाइनिंग ऑफ द लेटर्स द डिफरेंट साउंड्स कम. अकॉर्डिंगली वी हैव टू स्पीक दैम. इसमें हमारी डिफरेंट साउंड्स आती हैं जिसमें हमारे आते हैं वोवल्स, diphthongs, that is a combination of 2 vowels, and consonants. Vowels you must have all learned A, E, I, O, U. और A, E, I, O, U हमारे 5 vowels होते हैं लेकिन vowel की जो sounds होती हैं इनकी वो 12 vowel sounds होती हैं. तो जहाँ पे भी हमारी vowel sound होती है उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल एन का यूज़ करना होता है. तो इसके अंदर आपका है फॉर एग्जाम्पल हम लेटर आई जो है उसकी साउंड आई होती है लेकिन जब हम वर्ड करते हैं बिट तो उसके अंदर उसकी साउंड ई की तरह होती है. इट इज़ बिट. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज डिफ्थोंग साउंड्स. दे स्टार्ट एज वन वोवल एंड गो टू अनदर. जैसे कि हाउस, सो ओ एंड यू, तो ये हमारे क्या हो गए, ओ एंड यू बिकम्स आउ साउंड इज कमिंग, सो दैट बिकम्स हाउस. सिमिलरली वी हैव द कॉन्सोनेंट जो कि ना वोवल में आती है ना ही डिफ्थोंग साउंड में आती है. इसका अपना एक अलग प्रोनाउंसिएशन होता है. एक्सेप्ट द वोवल साउंड्स और ये डिफ्थोंग्स के अलावा हमारे जो बाकी लेटर्स बच जाते हैं दैट कम अंडर द कॉन्सोनेंट्स. जैसे कि पोट, P-O-T. सो P एंड T हमारे इस केस में क्या हुए, दे आर द कॉन्सोनेंट्स. सेम वे हेयर वी हैव बीन गिवन डिफरेंट वोवल साउंड्स. जैसे कि लॉन्ग ई इज़ देयर, स्लीप, कीप. शॉर्ट आई साउंड इज़ देयर, स्लिप, डिप. शॉर्ट यू इज़ देयर, यहाँ पर डबल ओ लगा हुआ है लेकिन साउंड यू की आ रही है. इसी तरह से हमारे डिफरेंट साउंड्स होते हैं. डिफरेंट साउंड्स आर देयर. सो विद दिस वी हैव कवर्ड द 6 session, that is session 4, 5 and 6 of this unit. In the next video we'll move on to the next sessions from session number 7 of this unit. I hope you have understood the contents of this video and the concepts of this chapter. In case any doubt is there you can ask me in the comment section and we'll try to resolve your queries. Thank you.